मेजोमेरिक इफेक्ट को शॉर्ट में एम इफेक्ट भी बोलते हैं। मैम थोड़ा वॉइस ब्रेक हो रहा है। ओके देखो बच्चे लोग, एम इफेक्ट क्या होता है, पहले मेजोमेरिक इफेक्ट क्या है, फिर इसके टाइप्स भी हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले तो आप याद रखना इसके अंदर, आप जब भी मेजोमेरिक इफेक्ट देखेंगे तो ये हमेशा वही एप्लीकेबल होगा जहां पर कॉन्जुगेशन होगा। जिस तरीके से कॉन्जुगेशन का मतलब है कि आपको बताए थे जहां पर रेजोनेंस क्रिएट होती है वहीं कॉन्जुगेशन बनता है, और कॉन्जुगेशन जहां होगा वहां पर ही मेजोमेरिक अप्लाई कर सकते हैं बस। यानी सबसे पहले तो बात इसमें ये याद रखना पड़ेगा, इट इज ओनली एप्लीकेबल एप्लीकेबल कहां पर एप्लीकेबल है, तो ओवर कॉन्जुगेशन। और मैक्सिमम केस में तो हम लोग इसमें बेंजीन रिंग के ही ऊपर बात करेंगे, कॉन्जुगेशन या फिर कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स जो भी बोल लीजिए। सबसे पहली बात ये, अब देखो इसके अंदर क्या होता है, यहाँ पर जो मेजोमेरिक इफेक्ट होता है वो दो तरीके से होती है। कॉन्जुगेशन तो मुझे समझ में आता है, रेजोनेंस हम लोग पढ़ चुके हैं, हालांकि ये रेजोनेंस के अंदर ही आ रहा होता है। तो आपके पास एक M प्लस M इफेक्ट होता है और एक होता है आपके पास माइनस M इफेक्ट। देखो एक तो होना चाहिए मॉलिक्यूल्स के अंदर कॉन्जुगेशन, कॉन्जुगेशन होगा, कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स होगा, उसी के अंदर मेजोमेरिक इफेक्ट भी काम कर रहा होगा। कॉन्जुगेशन का मतलब कि वहां पर रेजोनेंस होनी चाहिए फर्स्ट। अगर आपके पास ये जो कॉन्जुगेशन है वो दो तरीके से हो सकती है, वो प्लस एम इफेक्ट भी शो कर सकती है, माइनस एम इफेक्ट भी शो कर सकती है। आपके पास एक मॉलिक्यूल्स दिया हुआ होगा, आपको चेक करना होगा, क्वेश्चन में आपसे पूछ सकता है कि प्लस एम इफेक्ट शो करिए, माइनस इफेक्ट माइनस एम इफेक्ट के होंगे। तो उसको देखो कैसे पहचानेंगे। पहले अगर आपके पास प्लस एम इफेक्ट होगा तो प्लस एम इफेक्ट का देखिए मतलब क्या होता है, हम लोग बोलते हैं एटम्स, या इसको बोलेंगे या फिर ग्रुप ऑफ एटम। ये एटम के भी फॉर्म में हो सकता है या फिर ये ग्रुप ऑफ एटम के फॉर्म में भी हो सकता है। विच शिफ्ट, जो क्या करे, शिफ्ट कर दे पाई इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स नेबर एटम, टुवर्ड्स नेबर एटम्स बस। यानी कि ये एटम्स भी हो सकता है, ग्रुप ऑफ एटम में भी हो सकता है, जो कि अपने पाई इलेक्ट्रॉन्स को अपने नेबर एटम्स की तरफ शिफ्ट कर दे। तो ऐसे आपको जो भी जिसके अंदर ये कंजुगेशन हो रहे होंगे, जिसमें पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहेंगे दूसरे नेबर एटम्स की तरफ, तो हम लोग बोलेंगे आपके पास वो जो कॉन्जुगेशन है उस कॉन्जुगेशन के अंदर प्लस एम इफेक्ट शो करेंगे। हम लोग सिर्फ रेजोनेंस पढ़े थे, वहां पर सिर्फ रेजोनेंस के अंदर ये नहीं सीखे थे कि प्लस एम क्या होता है, माइनस एम क्या होता है। अब उसी के अंदर ये चीजें हो रही होती हैं। प्लस एम का मतलब क्या हुआ, एटम्स या फिर ग्रुप ऑफ एटम जिसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स अपने नेबर एटम्स की तरफ शिफ्ट कर दिए जाए, तो उसको हम लोग बोलते हैं प्लस एम इफेक्ट। अगर इसमें एक एग्जांपल लेके अगर हम क्लियर कर दें, जैसे कि मान लो मेरे पास सपोज कि यहाँ देखिए एक फिनाइल ग्रुप है, फिनॉल मान लो, OH यहाँ पर रखा हुआ है, इसको हम हटा दे रहे फिलहाल। अगर मान लो कि तुम्हारे पास फिनॉल है, फिनॉल में क्या होता है, O भी होता है, H भी होता है, और इसके पास लोन पेयर भी है। फिनॉल्स देखो क्या करेगा, फिनॉल के पास लोन पेयर है, तो ये अपने लोन पेयर्स क्या करता है, देखो इसके लोन पेयर्स और इसके पाई इलेक्ट्रॉन, ये दोनों के बीच में कॉन्जुगेशन होगा। आपको बताया था कॉन्जुगेशन लोन पेयर और क्या बोलते हैं पाई बॉन्ड के बीच में भी हो सकता है, पाई इलेक्ट्रॉन के बीच में भी कॉन्जुगेशन पॉसिबल है। तो यहाँ से कॉन्जुगेशन स्टार्ट होगा। किस तरह के कॉन्जुगेशन होंगे, तो यहाँ पर ये दो लोन पेयर को यहाँ शिफ्ट किया जाता है, जिसे हम लोग यहाँ पे लोन पेयर को पुट करेंगे। तो देखो इस मॉलिक्यूल्स के ऊपर क्या आएगा, अपना लोन पेयर ये यहाँ रख देगा, तो इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। और यहाँ पर ये जैसे बॉन्ड रख दोगे तब इसके पास तो कार्बन के पास कितना हो जाएगा, ये कार्बन के पास तो आप देख रहे होंगे कि 2 2 4 और 1 5 5 बॉन्ड तो इस कार्बन बना नहीं सकता है, तो ये बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा उसको। और इस बॉन्ड को तोड़ने के बाद यहाँ पर क्या करेगा, वो अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को रिमूव करेगा, मतलब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाएंगे बाहर। तो इसमें आपने क्या किया, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यहाँ पर प्लस एम इफेक्ट हुआ कि माइनस एम इफेक्ट हुआ। तो देखो इसके अंदर क्या हुआ, आप अपने लोन पेयर को यहाँ पुट कर दिए, मतलब आप क्या कर रहे हैं कि पाई इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर रहे हैं, पाई इलेक्ट्रॉन्स को इसके अंदर ही पुट कर रहे हो। तो पाई इलेक्ट्रॉन्स अपने नेबर एटम के पास रख रहे हैं। तो जब भी पाई इलेक्ट्रॉन्स अपने नेबर एटम के पास रखा जाए, अपने नेबर एटम की तरफ शिफ्ट किया जाएगा, तो बोलेंगे कि आपके पास ये प्लस एम इफेक्ट शो कर रहा है। अगर बेंजीन से अगर आपने पाई इलेक्ट्रॉन्स को अगर रिमूव कर दिया, मतलब यहाँ पर अगर आपके पास बेंजीन नहीं है, उससे अगर आपने पाई इलेक्ट्रॉन्स को अपने तरफ ले लिया, तो वो माइनस एम इफेक्ट होगा।
आपने क्या कर दिया, आपने अपने लोन पेयर को, अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या कर दिया, इस नेबर एटम की तरफ, इस नेबर एटम के पास शिफ्ट कर दिया, जिसकी वजह से ये जो आपके पास इफेक्ट शो करेगा वो प्लस एम इफेक्ट की तरह काम कर रहा होगा। तो ये देखिए, जिसमें इलेक्ट्रॉन पेयर, जिसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स अगर अपने नेबर एटम के पास रखा जाए तो प्लस एम इफेक्ट शो करता है। फिर देखो माइनस एम इफेक्ट का मतलब क्या होता है, हम लोग बोलते हैं एटम्स या फिर ग्रुप ऑफ एटम्स भी हो सकते हैं विच विथड्रॉ पाई इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स नेबर एटम, जो नेबर एटम से पाई इलेक्ट्रॉन्स क्या करें, बाहर निकाले। तो एक और इसमें एग्जांपल हम लोग देख रहे हैं कि ऐसा कौन सा एग्जांपल है जिसमें से ऐसे कंडीशन में हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसे मान लो कि तुम्हारे पास कोई इस तरह के अगर ग्रुप लग जाए, मान लो यहाँ पर मेरे पास बेंजल डिहाइड का केस लग जाए, यहीं पे लिख दे रहा हूँ सी डबल बॉन्ड ओ और ये एच। इस कार्बन के पास तो कोई लोन पेयर अब है नहीं। देखिए सिंस यहाँ पर ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स है, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स है, तो ये क्या करेगा, यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन्स, अब इसके साथ हम लोग बोल सकते हैं कि ऑक्सीजन कार्बन के साथ अटैच है, तो ये एक ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स है, तो यहाँ पर क्या होगा, इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा होगा, इसलिए पार्शियली ये पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होता है। और पॉजिटिव चार्ज, तो इसको इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, तो वो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से ले सकता है, तो वो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से बेंजीन रिंग से बाहर निकालेगा। यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन्स है, तो नेबर एटम से क्या हुआ, पाई इलेक्ट्रॉन अगर आप लेंगे तो वहां पर जो भी केसेस बनेगा वो आपके पास माइनस एम इफेक्ट होगा। देखो इसके अंदर होता क्या है, इसको ऐसे समझ सकते हो तुम लोग, ये आपके पास सी है, ये एच है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से ऑक्सीजन क्या करता है, ऑक्सीजन यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स को लोन पेयर के फॉर्म में निकाल लेता है बाहर, जिसकी वजह से कार्बन क्या करेगा, तो कार्बन आपके पास यहाँ से पाई इलेक्ट्रॉन में से, मतलब बेंजीन के पाई इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ शिफ्ट करेगा, और जैसे ही ये चीजें बाहर निकल जाएंगी तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा। क्यों पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा, क्योंकि ये डिफिशियंसी हो जाएगा, यहाँ से बॉन्ड निकालोगे तो इसके पास कितना बॉन्ड होगा, एक बॉन्ड, दो बॉन्ड, एक हाइड्रोजन, इसके पास है 3 ही बॉन्ड होगा, इसलिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट हो जाएगा। तो माइनस एम लगने की वजह से याद रखिएगा, जनरली ये इफेक्ट कहाँ, फिर ये इसको हेल्प करेगा तो फिर ये चीजें यहाँ पर आएंगी, फिर इसको हेल्प किया जाएगा तो ये चीजें यहाँ पर आएंगी, यानी कि ऑर्थो, ठीक है, मेट पैरा, और फिर आपके पास क्या हो जाएंगे, ऑर्थो यहाँ पर आएंगे। तो यहाँ पर आप केसेस देखोगे कि ऑर्थो और पैरा पर जनरली जब भी माइनस आई इफेक्ट होता है, आई नहीं, माइनस एम इफेक्ट होता है, तो माइनस एम इफेक्ट की वजह से आपके पास जो मॉलिक्यूल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हमेशा घट रही होती है, और क्वेश्चन पूछ सकता है कि कहाँ घट रही होती है, तो वो हमेशा कहाँ घटेगी, आपके पास एक तो ऑर्थो पोजीशन दिखाई पड़ रहा होगा, दूसरा यहाँ पर आएगा पैरा पोजीशन पर। और वही अगर आपके पास प्लस एम इफेक्ट होता तो वहां पर फिनॉल के केस में क्या था आपके पास, फिनॉल के केस को चेक करोगे एक बार फिर से, तो ये अपना लोन पेयर को यहाँ पुट करेगा, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है, बढ़ जाती है, और फिर ये क्या करेगा, यहाँ पर पुट कर देगा अपने लोन पेयर्स को, तो जैसे लोन पेयर्स को पुट करेगा तो फिर ये यहाँ पर भी आ जाएगा, फिर यहाँ पुट करेगा तो फिर यहाँ पर आएगा। तो इसका मतलब ये होता है कि अगर आपके पास प्लस एम इफेक्ट अगर शो कर रहा होता है तो इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही होती है ऑर्थो पैरा पर, और माइनस एम का मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट रही होती है ऑर्थो एंड पैरा के केसेस में। और ध्यान रखना कि प्लस एम क्या होता है, तो प्लस एम का मतलब जो पाई इलेक्ट्रॉन्स को शिफ्ट करे नेबर एटम्स की तरफ, और माइनस एम का मतलब जो पाई इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करेगा अपनी तरफ, नेबर एटम से अपनी तरफ पाई इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट किया जाए। अब अगर मुझे मान लो कंपाउंड ज्यादातर इसमें देख के पहचानने के लिए ही आते हैं, प्लस एम कौन से कंपाउंड शो करेंगे, माइनस एम कौन से कंपाउंड शो करेंगे। तो जनरली एक चीज याद रखना कि जिसके पास लोन पेयर्स होते हैं, एक शॉर्ट तरीका भी है, जिसके पास लोन पेयर रहे होंगे वो जनरली अपने पाई इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है, अपने नेबर एटम्स की तरफ ही शिफ्ट करता है। तो इसलिए प्लस एम इफेक्ट निकालना है तो जनरली जिसके पास लोन पेयर है आप उसको देख के तुरंत टिक मार सकते हैं। जैसे कि देखो प्लस एम के केस में कुछ क्वेश्चन ले रहे हैं, जैसे मान लो मेरे पास ये बेंजीन रिंग है, इसके पास क्या है, OH ग्रुप है, O के पास क्या है, O के पास आपके पास लोन पेयर्स होते हैं, तो यहाँ पर पूछ सकते हैं कि प्लस एम की माइनस एम, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कुछ यहाँ से रखेगा, ये लोन पेयर को पुट करेगा तो अपने इलेक्ट्रॉन को नेबर एटम की तरफ शिफ्ट करेगा, तो प्लस एम इफेक्ट शो करेगा। उसी तरीके से मान लो आपके पास ईथर ग्रुप भी हो सकते हैं, उसके बाद यही आपके पास नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है, NH2 ग्रुप भी हो सकते हैं, जिसके पास अगर आपको कोई ग्रुप इस तरीके से दिखाई पड़े लोन पेयर वाले केसेस, उसमें आपको सीधे क्या लिख देने हैं, सीधे आपके पास वो आंसर के अंदर आ जाएगा प्लस एम इफेक्ट। माइनस एम इफेक्ट क्या होंगे, तो माइनस एम इफेक्ट जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करते हैं, बेंजीन रिंग से बाहर निकालते होते हैं।
ऐसे कौन कौन से ग्रुप लगेंगे जिससे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बाहर निकल रही होगी? तो देखिए इसके अंदर दिखा रहे हैं। इसमें एग्जांपल सबसे पहले भी तो बेंजल डिहाइड का आपको दिखा है। सेकंड एग्जांपल क्या होता है आपके पास है, इसमें देखो इसमें जनरली अगर आपको देख के पहचानना है कि कौन से ऐसे ग्रुप होंगे, को देख के अगर ही पहचानना है, तो यहाँ पर कोई एक ऐसा कंपाउंड, ऐसा एलिमेंट्स होगा जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होंगे। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होंगे तो अपने बॉन्ड को ब्रेक कर लेंगे, या अपने तरफ शिफ्ट कर लेंगे, और अपने तरफ शिफ्ट करने की वजह से इसके ऊपर क्या होगा, यहाँ पर डिफिशियंसी हो जाएगी, जो कि पाई इलेक्ट्रॉन्स से बेंजीन रिंग से पाई इलेक्ट्रॉन्स लिए जाएंगे। फिर इस तरीके से आपके पास नाइट्रो ग्रुप भी होते हैं। फिर अगर आप देखेंगे इसके साथ तो एसिड भी ग्रुप ऐसे ही होते हैं। तो इस तरीके से क्या होते हैं आपके पास, ये सब सारे कंडीशन माइनस एम इफेक्ट शो करते हैं, और ये जो आपके पास है प्लस एम इफेक्ट शो कर रहे होते हैं। और हमेशा देखना है कि मान लो कभी कभी एक क्वेश्चन भी आएगा कि प्लस एम और आई इफेक्ट, ये दोनों को अगर मान लो एक कंपाउंड आपके पास प्लस एम इफेक्ट शो कर रहा है, दूसरा कंपाउंड मान लो कि माइनस प्लस एम इफेक्ट शो कर रहा है, ठीक है, और दूसरा कंपाउंड अगर माइनस आई इफेक्ट शो कर रहा है, तो ज्यादा डोमिनेंस कौन करेगा, मतलब किसके अकॉर्डिंग आंसर देंगे हम, प्लस एम के अकॉर्डिंग देंगे कि माइनस आई के अकॉर्डिंग आंसर देंगे। जैसे एग्जांपल लिख दे रहे हैं, जैसे मान लो कि मेरे पास एक ऐसा कंपाउंड है, मान लो बेंजीन यहाँ पर है और ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन क्या करेगा, अपना लोन पेयर यहाँ पुट करता है, सबको मालूम यहाँ पर है ये। तो जैसे ही अपना ये लोन पेयर यहाँ पुट करेगा, तो लोन पेयर पुट करने के बाद फिर क्या होगा, तो आप देखिए दो कंडीशन दिखा रहे हैं। एक तो ये अपना लोन पेयर रखेगा यहाँ पे, जैसे लोन पेयर रखेगा तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर कहोगे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा। लेकिन ये भी तो ध्यान देखो कि ऑक्सीजन है, माइनस आई इफेक्ट भी काम कर रहा होगा। ये क्या करेगा, ये इससे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपने तरफ खींच भी रहा होगा, क्योंकि माइनस आई इफेक्ट यही तो बताता है। ये अगर यहाँ पुट करके हम चाहेंगे तो कॉन्जुगेंट से यहाँ ला सकते हैं, कॉन्जुगेशन क्रिएट कर सकते हैं। और एक और तरीका हमारे पास है, क्योंकि यहाँ पर प्लस एम भी काम कर रहा है और माइनस आई भी तो काम कर रहा है, दोनों इफेक्ट काम कर रहा है, प्लस एम और माइनस आई इस ग्रुप के अंदर। ये यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रखना चाहता है पाई इलेक्ट्रॉन्स, वो प्लस एम की रिगार्डिंग होगा। और ऑक्सीजन सिंस हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसे ये अपने नेबर एटम से इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ शिफ्ट भी करने का काम कर रहा होगा। तो ये इलेक्ट्रॉन रखा जाए कि बगल से शिफ्ट किया जाए यहाँ पे। तो दोनों में पूछेंगे डोमिनेंस कौन करेगा, किसके अकॉर्डिंग आंसर देंगे हम लोग। तो आप क्या करेंगे कि प्लस एम के इफेक्ट, प्लस एम के अकॉर्डिंग आप आंसर देंगे, क्योंकि मेसोमेरी इफेक्ट जो भी कंपाउंड शो कर रहा होता है उसकी स्टेबिलिटी याद रखना माइनस आई से कहीं ज्यादा हो रही होती है। लेकिन एक तो प्रॉफिट हमारा तब हो जाएगा कि मान लो कि प्लस एम है, प्लस एम के साथ अगर कहीं प्लस आई का केस मिल जाए तो वो कंपाउंड ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर रख रही है। अगर इसको कहीं से और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर अगल बगल से मिल जाए तो ये और ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। तो कंपाउंड की स्टेबिलिटी कौन बढ़ा रहा होगा, तो प्लस एम के साथ अगर प्लस आई का कोई केस मिल जाए, यानी यहाँ पर एच को हटाकर इसके बदले में अगर CH3 ग्रुप रखते हैं, CH3 इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, तो इसकी जो स्टेबिलिटी होगी और कहीं ज्यादा हाई हो जाएगी। तो प्लस एम के केस में आपके पास प्लस आई का इफेक्ट ज्यादा स्टेबिलिटी बढ़ा देता है। माइनस एम के केस को चेक करोगे तो माइनस केस का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन विथ ड्रॉइंग ग्रुप। तो इलेक्ट्रॉन ड्रॉ करने के लिए अगर उसके साथ अगर माइनस आई इफेक्ट लग जाए तो याद रखिएगा उस कंडीशन में उसकी एसिडिटी को और भी बढ़ाया जा सकता है। तो ये हमारे पास कुछ था कंपाउंड्स जो कि प्लस एम और माइनस एम कौन सा, ये जनरली कहोगे तो कॉन्जुगेशन जो होता है रेजोनेंस के अंदर ही सब कुछ हो रहा होता है। यहाँ पर बस यही चीज आपको बताना था कि एक रेजोनेंस जब भी हो रहा होता है तो वहां पर प्लस एम और माइनस एम भी काम कर रहा होता है, और प्लस एम का जो इफेक्ट है वो प्लस आई माइनस आई से ज्यादा ग्रेटर होता है। किसी कंपाउंड में प्लस एम भी है माइनस आई भी है तो आप किसके रिगार्डिंग आंसर करेंगे, तो मेसोमेरिक इफेक्ट है तो आप माइनस आई को भूल जाइए, मेसोमेरिक इफेक्ट के अकॉर्डिंग आप आंसर देंगे। आप सारे कंपाउंड को मेसोमेरिक इफेक्ट से चेक करेंगे। अगर किसी कंपाउंड के अंदर मान लो मेसोमेरिक है और प्लस आई भी है तो उसकी एसिडिटी और बढ़ जाएगी। माइनस एम के साथ माइनस आई है तो उस कंपाउंड की एसिडिटी और भी बढ़ेगी। अब देखो मेसोमेरिक के बाद हम लोग पढ़ते हैं, ये हमारे पास कुल मिला के ज्यादातर कंपाउंड्स हैं जो कि परमानेंट इफेक्ट के अंदर शो किए जाते हैं। परमानेंट इफेक्ट के अंदर इंडक्टिव इफेक्ट आपको दिखाया, रेजोनेंस दिखा दिए, रेजोनेंस के बाद फिर मेसोमेरिक इफेक्ट देखे हम लोग और हाइपर कॉन्जुगेशन देखिए। अब देखो नेक्स्ट हमारे पास होता है रीजेंट। रीजेंट के अंदर देखो क्या होता है, रीजेंट किस तरीके के होते हैं। तो हम लोग स्टार्टिंग में आपको बताए थे कि एक सबस्ट्रैट होता है और एक आपके पास रीजेंट होता है, जिसको हम लोग बेसिक अटैकिंग रीजेंट बोलते हैं।
सब्सट्रैक्ट एक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होता है। अटैकिंग रीजन का मतलब ये है कि आपके पास जब भी रिएक्शन होता है तो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होता है, आप कुछ स्पीसी रखते हैं, वही तो रिएक्शन वहां कर रहा होता है। तो चेक करना है कि रीजेंट जो होते हैं वो कितने तरीके के हो सकते हैं। तो अटैकिंग जो आपके पास रिजेंट होती है वो 3 तरीके की हो सकती है। फर्स्ट होता है हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल। सेकेंड आपके पास जो होता है वो न्यूक्लियोफाइल होता है। अगर आप थर्ड चेक करेंगे तो ये एम्बीफाइल भी होती है। इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल और एम्बीफाइल्स, देखो तीनों क्या क्या चीजें होती हैं। तो पहले बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोफाइल्स के ऊपर। क्योंकि सबस्ट्रेट हमको जो लेना होता है उसमें हमें ये पहचानना होता है कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड अगर हमारे पास है तो कहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, कहाँ पर कम है। तो ये चीजें हम चेक कर सकते हैं। अब देखिए चीजों को चेक करने के लिए प्लस आई माइनस आई इफेक्ट भी शो करते हैं। रेजोनेंस के अंदर जो मेसोमेरिक इफेक्ट होता है आपको दिखाएं कि ऑर्थो पैरा पर कब भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ सकती है, क्योंकि जहां पर देखो बेंजीन के ऊपर प्लस चार्ज क्रिएट होता है, इसका मतलब है कि वो डेंसिटी को घटा रही होती है, वहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटने लगती है। तो मुझे कंपाउंड्स को बनाने में, मुझे रिएक्शन को करवाने में और भी ज्यादा इफेक्टिव हो जाएगा, क्योंकि मुझे पहले से पता चला है कि मुझे कौन सी रिजेंट यूज किया जाए और उसको कहाँ अटैक करवाया जाए। तो इसलिए मेसोमेरिक भी चीजें बताती हैं। और हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होती है, एसिडिटी फैक्टर बताती है कि जो भी अगर आपके पास रिएक्शन इंटरमीडिएट में बहुत सारे कंपाउंड्स अगर बन रहे तो जो ज्यादा स्टेबल होगा उसकी प्रोडक्ट बनने की चांसेस ज्यादा होती है। तो इलेक्ट्रोफाइल्स का मतलब क्या है? इलेक्ट्रोफाइल का मतलब होता है कि पहले बात की इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसी। इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल, जिसको इलेक्ट्रॉन बहुत पसंद है। अब इलेक्ट्रॉन किसको पसंद होगा? जिसके पास इलेक्ट्रॉन की खुद कमी होगी। मतलब इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रो डिफिशिएंट नेचर के होते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इन नेचर। दूसरी बात देखिए, इसको पहचानेंगे कैसे इलेक्ट्रोफाइल है या नहीं। तो इसको पहचानने का एक आपके पास तरीका भी है। इसको पहचानते हैं हम लोग हैं, एक तो जनरली कंपाउंड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहता है, वो देख के पता चल जाता है कि इलेक्ट्रोफाइल्स है। जैसे एग्जांपल देखो, Cl प्लस, CH3 के ऊपर एक प्लस, NO2 के ऊपर एक प्लस, Br के ऊपर एक प्लस, और ऐसे कोई भी कंपाउंड ले सकते हो जिसके ऊपर आपके पास पॉजिटिव चार्ज दिखाई पड़े तो आप सीधे लिख देना कि वो जो कंपाउंड्स होगा वो इलेक्ट्रोफाइल नेचर है। लेकिन एक्सेप्शनल तो हर जगह होते हैं। सब कंपाउंड को आप देख के पॉजिटिव चार्ज नहीं बोल देना है कि इलेक्ट्रोफाइल्स है। एक कंपाउंड ऐसा भी है जो कि आपको पॉजिटिव चार्ज तो दिखेगा लेकिन वो इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। ऐसा कोई कंपाउंड आपको नेम याद है किसी को भी, जो कि कंपाउंड्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज तो है लेकिन वो इलेक्ट्रोफाइल नहीं है? यहां देखिए तब, हाइड्रोनियम आयन। ये जो आपके पास हाइड्रोनियम आयन है, इसको मत समझना कि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो ये इलेक्ट्रोफाइल है, बिल्कुल भी नहीं। ये इलेक्ट्रोफाइल नेचर का नहीं है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि कंपाउंड्स को अगर आप बनाएंगे इसमें तो ये ऑक्सीजन पूरी तरीके से अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर चुका है। यहाँ पर H प्लस के फॉर्म में H2 होता है और H प्लस होता है। ये लोन पेयर इसके पास दो है, इसको डोनेट कर रहा होता है, शेयर कर रहा होता है। तो कहने का मतलब है कि इसके पास का तो ऑक्टेट खुद का कंप्लीट है। जब ऑक्टेट खुद का कंप्लीट इसके पास है ही तो इलेक्ट्रोफाइल नेचर के नहीं हो सकते हैं। तो जो आपके पास H3O प्लस होते हैं, ध्यान रखना कि वो एक इलेक्ट्रोफाइल्स नहीं है, पॉजिटिव चार्ज होने के बावजूद भी नहीं है, वो एक्सेप्शनल केसेस है। फिर इसमें और भी एग्जांपल है, AlCl3, ये न्यूट्रल कंपाउंड है। ये न्यूट्रल कंपाउंड है बट ये इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर के हैं। ऐसा क्यों? एल्यूमिनियम को बाहर चेक करोगे 3 बॉन्ड बना लेगा ये, तो 2 2 2 यानी टोटल मिला के 6 इलेक्ट्रॉन हो गया आउटर मोस्ट के अंदर। लेकिन अभी भी इसके बाहर तो 8 नहीं हुआ, इसको भी कैपेसिटी है 8 रखने की अपने बाहर। तो इसलिए ये चाहेगा कि दूसरे से इलेक्ट्रॉन अपने में एक्सेप्ट करे, इसलिए इलेक्ट्रोफाइल इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा। सेम यहाँ पे चेक करो, बोरोन के बाहर भी चेक करोगे तो 6 इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे आउटर मोस्ट में। यहाँ पर भी कुछ वही कंडीशन आपको दिखेगा। तो जो भी आपके पास इलेक्ट्रोफाइल्स जो होंगी वो क्या होंगी, जनरली न्यूट्रल के फॉर्म में भी हो सकती है, पॉजिटिव चार्ज के फॉर्म में भी हो सकती है। ध्यान रखना कि जो AlF3 है ये इलेक्ट्रोफाइल नेचर की नहीं होती है, जनरली आयनिक नेचर की होती है। अब देखो इलेक्ट्रोफाइल्स के बाद हम लोग कैटायन स्पीसी देख लिए सब कुछ, कौन कौन इसके अंदर होते हैं। कैटायनिक स्पीसीज के अंदर भी H प्लस भी आते हैं, D प्लस भी आते हैं, टाइटेरियम भी आपके पास होते हैं, ट्राइटियम भी हो सकते हैं। और एक चीज और, यहाँ पर अमोनियम भी NH4 के ऊपर एक प्लस, ये भी आपको प्लस के फॉर्म में दिख रहे हैं लेकिन ये भी एक इलेक्ट्रोफाइल्स नेचर में नहीं आते हैं क्योंकि इसके बाहर भी आउटर मोस्ट टोटल कंप्लीट हो चुके रहते हैं।
लुईस एसिड आपके पास जितने हैं सब इलेक्ट्रोफाइल नेचर के हैं। लुईस एसिड में कौन कौन सा आपके पास है? ZnCl2 है, FeCl3, सबके आउटर मोस्ट में 8 कंप्लीट नहीं रहते। FeBr3 हो गया, AlCl3 हो गया, BF3 हो गया, SnCl4 हो गया। तो जिसके पास आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट नहीं है तो वो भी क्या होता है आपके पास है, वो भी एक इलेक्ट्रोफाइल नेचर होता है। फिर इसके बाद एक और एग्जांपल दिखा दे रहा आपके पास, ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स के जो ऑक्साइड होते हैं ये भी इलेक्ट्रोफाइल नेचर के होते हैं। देखो कैसे, CO2 ये नॉन मेटल ऑक्साइड है। क्या CO2 एक इलेक्ट्रोफाइल हो सकता है? हो सकता है। कैसे हो सकता है? देखिए, कार्बन जो है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से कनेक्टेड है विथ मल्टीपल बॉन्ड्स। आपको बताया था केमिकल बॉन्डिंग के अंदर मल्टीपल बॉन्ड से कनेक्ट होगा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। तो कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इसके इलेक्ट्रॉन्स को ये अपने तरफ क्या करेगा, पुल करके रखेगा। तो इस इलेक्ट्रॉन ये भी निकाल रहा है, इस इलेक्ट्रॉन ये भी अपने तरफ शिफ्ट कर रहा है, जिसकी वजह से डिफिशियंसी नेचर की हो जाएगी और दूसरे से ये इलेक्ट्रॉन लेना स्टार्ट कर देगा। तो इसलिए ऑक्साइड ऑफ जो नॉन मेटल्स होती हैं वो भी याद रखिएगा, ये भी हो गया और SO3 भी हो गया। ये सब के सब क्या होती है, इलेक्ट्रोफाइल नेचर की होती है। अब देखो इलेक्ट्रोफाइल्स के बाद फिर क्या आता है, न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल में क्या क्या बताया, एक पॉजिटिव चार्ज में एक्सेप्शनल केसेस बता दिए थे, NH4+ नहीं होगा और H3+ केसेस नहीं होगा। लुईस एसिड जितने आपके पास होते हैं सब इलेक्ट्रोफाइल केसेस होते हैं। ऑक्साइड ऑफ जो नॉन मेटल्स है विद मल्टीपल बॉन्ड्स ये भी आपके पास क्या होंगे, ये भी आपके पास इलेक्ट्रोफिलिक नेचर के होंगे। देखो न्यूक्लियोफिलिस का मतलब क्या होता है, तो न्यूक्लियोफिलिक के हम लोग बोलते हैं जिसको न्यूक्लियस लविंग सब्सटेंस को बोलते हैं, और न्यूक्लियस लविंग सब्सटेंस का मतलब जिसके पास प्रोटॉन्स के नंबर ज्यादा है। तो कहने का मतलब यहाँ मेरे पास है जो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसी है, सॉरी इलेक्ट्रॉन जिसके पास ज्यादा है, जो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसी होती है वो आपके पास न्यूक्लियोफाइल होती है। अब इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसी किसके पास होगी, कैसे मालूम करेंगे, तो जिसके पास लोन पेयर होगा। लोन पेयर किसके पास होता है, तो एनायनिक स्पीसी के पास होती है सब। तो सबसे पहला न्यूक्लियोफाइल के अंदर एनायनिक स्पीसी आ जाएंगे, और एनायनिक स्पीसी के अंदर क्या क्या आपके पास हो जाएंगे, H- मिल सकती है, CH3 के ऊपर माइनस मिल सकती है, CH3 CH2 के ऊपर माइनस मिल सकती है, फिर से Cr के ऊपर माइनस मिल सकती है, और कोई भी, ये तो कार्बन आयंस के फॉर्म में हो गया, और भी मिल सकती है Cl-, Br-, F-, Cn-, SH-, OH-, OR-, OCH3-, बहुत सारे कंपाउंड्स मिल जाएंगे। मतलब जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होती है वो जनरली एनायनिक स्पीसी होती है। तो ये तो पहली बात हो गया। दूसरी बात, क्या ये कोई जरूरी है कि सबके ऊपर नेगेटिव चार्ज होंगी तो सारे कंपाउंड से न्यूक्लियोफाइल होंगे? क्या ऐसा एग्जांपल हो सकता है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज भी हो लेकिन वो न्यूक्लियोफाइल नहीं हो? आप लोगों को जैसा एग्जांपल याद है तो बोल सकते हो, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज भी है लेकिन वो न्यूक्लियोफाइल नहीं है। ऐसा कोई भी ग्रुप नहीं याद है? चलो देखो बता, इसका नाम सुने हैं, कार्बोनेट आयन। इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज तो है लेकिन ये न्यूक्लियोफाइल नहीं है। कैसे नहीं है, तो देखिए बता रहे, आपके पास 2 माइनस है। हम पूछेंगे कि कार्बन, सेंट्रल में तो कार्बन है, कार्बन के पास कितना लोन पेयर है, चेक कर लो। कार्बन के बाहर 4 होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन शेयर कर चुका, 9 लोन पेयर। जब लोन ही पेयर नहीं है तो इलेक्ट्रॉन पेयर किसको डोनेट करेगा ये? जब किसी को डोनेट करने का पावर ही नहीं है तो न्यूक्लियोफाइल नहीं है। तो इसका मतलब ये नहीं कि सब नेगेटिव चार्ज है तो न्यूक्लियोफाइल से एक्सेप्शन हर जगह है। कार्बोनेट आयंस यहाँ पे दिखा दिए, यहाँ पर भी आपको दिखाएं कहाँ केसेस गड़बड़ है। अब देखो न्यूक्लियोफाइल के अंदर पहले नेगेटिव चार्ज स्पीसी होती है जनरली न्यूक्लियोफाइल। क्या न्यूट्रल स्पीसी भी हो सकती है? तो न्यूट्रल स्पीसी भी होती है। कौन कौन सी? जिसके पास लोन पेयर प्रेजेंट है, जैसे अमोनिया, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है बट इसके पास लोन पेयर है, तो ये एक न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेंगे। याद रखिएगा, आप जब भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक रिएक्शन पढ़ोगे तो आपको पहले आना चाहिए समझ में कि किसके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, कौन इलेक्ट्रॉन देने की कैपेसिटी रखता है, कौन से इलेक्ट्रॉन लेने की कैपेसिटी रख सकता है, तभी जाके आप एक कंपाउंड को अच्छी तरीके से समझ पाएंगे, तभी आप एक रिएक्शन को, मैकेनिज्म को समझ पाओगे, तभी एक ऑर्गेनिक रिएक्शन बना सकते हो। फिर अगर मान लो कि मेरे पास NH कर दो यहाँ पे,
और R2 कर दो। तो बस नाइट्रोजन के पास अगर लोन पेयर है तो आपके पास सब कुछ होते रहेगा। NH2R भी फॉर्म हो सकता है, इसके अंदर है। H2O भी लेके चलोगे, इसके पास भी लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं। अल्कोहल्स भी लेके चलोगे, इसके पास भी देखो लोन पेयर्स होते हैं। ईथर भी लेके चलोगे, इसके पास भी लोन पेयर्स है। तो जिसके पास लोन पेयर्स होंगे, ध्यान रखिएगा, वो स्पीसी क्या हो जाएगा आपके पास, वो स्पीसी न्यूक्लियोफाइल के अंदर आ जाएगा। और भी कोई कंडीशन? एक तो मुझे समझ में आया, जिसके पास निगेटिव चार्ज है न्यूक्लियोफाइल है। न्यूक्लियोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा रखता है, ज्यादा रखेगा तो इलेक्ट्रोफाइल वाले को डोनेट कर सकता है। ठीक है, और कोई एग्जांपल हो सकता है? तो ध्यान रखना कि हाइड्रोकार्बन विथ मल्टीपल बॉन्ड्स, अगर आपके पास कोई हाइड्रोकार्बन है मल्टीपल बॉन्ड के साथ, तो वो भी एक न्यूक्लियोफाइल है। जैसे सपोज आपके पास अगर ये है एल्कीन, सपोज अगर आपके पास एल्काइन है, सपोज आपके पास बेंजीन ही है, समझ लीजिए भी, तो ये सब के सब न्यूक्लियोफाइल की तरह वर्क करेंगे। क्यों? क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर है, और पाई इलेक्ट्रॉन्स का मतलब है कि डबल बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू द इधर वाले कंडीशन के केस में। तो जहां पर भी डबल ट्रिपल बॉन्ड आपको दिखाई पड़ जाए तो समझ लेना कि ये न्यूक्लियोफाइल की तरह वर्क करेगा। तो टोटली आपके पास न्यूक्लियोफाइल की कंडीशन समाप्त होगी, क्योंकि एक सबस्ट्रेट और एक रीजेंट मुझे पता करना चाहिए। सबस्ट्रेट तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होती है, जो कि हम लोग कब से पता कर लेते हैं, वो 4 इफेक्ट से मालूम कर सकते हैं। न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल समझ में आ गया। और एक और देखो, एम्बीफाइल्स क्या होती हैं? एम्बीफाइल्स हम लोग बोलते हैं कि दो स्पीसी विच हैव बोथ इलेक्ट्रोफिलिक एंड न्यूक्लियोफिलिक नेचर। कुछ ऐसे भी स्पीसी है जिनकी दोनों नेचर होती है। इलेक्ट्रोफिलिक कभी कभी शो करती हैं, कभी जरूरत पड़ने पर वो न्यूक्लियोफिलिक भी शो कर सकती है। जैसे सपोज ये देखो, और सपोज कि तुम्हारे पास न्यूक्लियोफाइल भी है, इलेक्ट्रोफाइल भी है। अब मुझे मालूम करना है कि इसमें दोनों में अटैक कहाँ होगा। तो ठीक है, ये रिएक्शन को समझने के लिए सबसे पहला हमको क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा इसके अंदर। तो प्लस आई माइनस आई से लेके चेक कर सकते हैं। ये आपके पास ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स है, इसलिए ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ होल्ड करेगा, अपनी तरफ पुल करेगा, जिसकी वजह से यहाँ पर माइनस चार्ज होगा। यहाँ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से ऊपर चला गया तो यहाँ पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर अटैक करेगा, क्योंकि इसके पास डिफिशियंसी नेचर है, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को यहाँ डोनेट करेगा। इलेक्ट्रोफाइल को इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा, इलेक्ट्रॉन इसको यहाँ से मिलेगा, ऑक्सीजन के पास है तो यहाँ अटैक करेगा। देखिए, एक ही स्पीसी के अंदर न्यूक्लियोफाइल की तरह भी वर्क कर रही है, इसको इलेक्ट्रॉन भी चाहिए होगा, इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स भी हैं। इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल जो दोनों तरीके का वर्क करता है उसको बोलते हैं एम्बीफाइल्स। तो ये हो गया आपके पास टोटल अटैकिंग रीजेंट, जो कि आपको 3 तरीके के दिखाएं, ये अटैकिंग रीजेंट मिल सकती है। अब देखो, अटैकिंग रीजेंट के बाद बताए थे स्टार्टिंग में, एक होता है परमानेंट इफेक्ट होता है, और हमारे पास सेकंड जो इफेक्ट होता है वो एक टेम्पोररी इफेक्ट होता है। तो एक मिनट, देखो जो टेम्पोररी जो इफेक्ट होता है उसके ऊपर बात करें। टेम्पोररी इफेक्ट कौन कौन सा होता है? तो टेम्पोररी के अंदर हम लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। अब समझना है कि हमें इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट किस तरह का इफेक्ट होगा। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट शॉर्ट में इसको हम लोग लिखते हैं प्लस ई इफेक्ट। सबसे पहले तो याद रखना बच्चे लोग, ये जो इफेक्ट है ये परमानेंट इफेक्ट रहने वाला नहीं है। ये जब तक अटैकिंग रीजेंट है तब तक के केस में वो तो आपको दिख रहा होगा इफेक्ट। जैसे आप अटैकिंग रीजेंट को गायब कर दोगे, वो बिल्कुल सीधे पोजीशन पर आ जाएगा, जैसा था उसी में आ जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। तो पहले इस इफेक्ट को याद रखना है कि ये टेम्पोररी इफेक्ट है, ये परमानेंट इफेक्ट नहीं है, आपको तो ये ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरी बात, ये वर्क कैसे करता है। तो यहाँ पर देखो होगा क्या, कुछ मॉलिक्यूल्स होंगे, इस मॉलिक्यूल्स के अंदर आपको पहले से डिसाइड करना होगा कि यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल का एडिशन कहाँ पर होगा। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, तभी आप किसी कंपाउंड के अंदर काम कर सकते हैं। तो प्लस ई इफेक्ट माइनस ई इफेक्ट, इसको भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। तो याद रखना कि अगर आपके पास कोई भी सबस्ट्रेट, जो कि अभी आपको दिखाई दे रहा है कि कोई भी सबस्ट्रेट के अंदर अगर कोई अटैकिंग एजेंट रखा जाए, कोई भी अटैकिंग एजेंट हो सकता है, न्यूक्लियोफाइल भी हो सकता है, वो इलेक्ट्रोफाइल भी हो सकता है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, उसके अकॉर्डिंग उसके अंदर कुछ इफेक्ट, कुछ चार्जेस क्रिएट होने लगते हैं उस मॉलिक्यूल्स के अंदर। और वही आपके पास क्या होती है, जहां पर चार्जेस करने का मतलब है कि
मल्टीपल बॉन्ड कहीं शिफ्ट होने लगती है, कहीं ब्रेक हो जाएंगी, कहीं दूसरे जगह शिफ्ट होने लगती है। तो ये जो चीजें होती है, इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसफर होने लगता है किसी इलेक्ट्रॉन किसी अटैकिंग रीजन के प्रेजेंस में, जहां पर पाई इलेक्ट्रॉन कहीं दूसरे जगह शिफ्ट हो जाएंगे, या पाई इलेक्ट्रॉन अपने बॉन्ड को भी ब्रेक कर सकते हैं। तो किसी अटैकिंग रीजन के प्रेजेंस में इस कंपाउंड के अंदर चार्जेस क्रिएट हो जाएंगी, मतलब इलेक्ट्रॉन की डिस्प्लेसमेंट होने लगेंगे। तो हम लोग बोलेंगे ये जो इफेक्ट है वो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट है, लेकिन तभी तक शो करेगा जब तक यहाँ पर एक अटैकिंग रीजन है। अटैकिंग रीजन गायब कर दोगे, ये इफेक्ट कैंसिल हो जाएगा। तो देखो ये भी दो तरीके से होती है। कौन कौन से? तो पहले आपको दिखा रहे प्लस ई इफेक्ट क्या होता है। जैसे सपोज आपके पास आप एल्किन का रिएक्शन करा रहे हैं, एक मिनट, और यहाँ पर क्या है, H प्लस आया। H प्लस क्या है? इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल। चलो बताओ तुम लोग, H प्लस क्या होगा? देखिए H प्लस इलेक्ट्रोफाइल्स होगा। इलेक्ट्रोफाइल होगा तो इसको चाहिए होगा इलेक्ट्रॉन्स, तो इसको इलेक्ट्रॉन्स देने कौन आएगा? तो इसको इलेक्ट्रॉन्स देने आपको बताया था कि जो डबल बॉन्ड होता है वो एक न्यूक्लियोफाइल की तरह वर्क कर रहा होता है। तो ये इस समय क्या करेगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन पेयर्स को शिफ्ट कर देगा, तोड़कर यहाँ पर दे देगा, इसको डोनेट कर देगा। तो हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पर, ये अपने पाई बॉन्ड को ट्रांसफर कर दे रहा है, उस एटम को ट्रांसफर कर दे रहा है। तो पाई इलेक्ट्रॉन्स को उसने यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया। जब भी अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को कोई दूसरे एटम की तरफ शिफ्ट किया जाए, दूसरे को दे दिया जाए, तो प्लस ई इफेक्ट शो कर रहे होते हैं। इसको ये दो इलेक्ट्रॉन को देकर इसमें अपने में ऐड कर सकता है। देखो कैसे ये ऐड कर लेगा, इसको दे दिया यहाँ पर, तो इसके साथ ये बॉन्डिंग कर लेगा। तो ये दो इलेक्ट्रॉन्स तो निकल गए, तो इसकी तो कमी हो गई, तो यहाँ पर ये प्लस इफेक्ट शो करेगा। तो इस कंपाउंड्स के अंदर कोई भी चार्जेस नहीं थे, कोई भी पोलैरिटी नहीं था, लेकिन इस कंपाउंड्स के अंदर क्या हो गया, चार्ज क्रिएट हो गए। लेकिन ये जो चार्ज क्रिएट हुए हैं, ये किसकी वजह से क्रिएट हुए हैं? ये अटैकिंग रीजन की वजह से क्रिएट हुए हैं। क्या ये परमानेंट रहेंगे? नहीं। जैसे यहाँ से आप H प्लस बाहर निकाल दोगे तो ये फिर से वापस इसी पोजीशन पर आ जाएंगे। तो इस तरीके से जहां से पाई इलेक्ट्रॉन्स के दूसरे मॉलिक्यूल की तरफ शिफ्ट किया जाए, दूसरे अटैकिंग एजेंट की तरफ शिफ्ट किया जाए, तो इस तरह के आपके पास जो भी डिस्प्लेसमेंट होते हैं पाई इलेक्ट्रॉन्स के, इसको बोलते हैं प्लस ई इफेक्ट। अब देखो माइनस ई इफेक्ट कैसे होते हैं। माइनस ई इफेक्ट अगर आपको निकालना है, चेक करना है, तो कंपाउंड्स के अंदर यहाँ पर फिर से डबल बॉन्ड, एक मिनट, डबल बॉन्ड वाला केस में ये ले लीजिए, सी डबल बॉन्ड ओके केस, और यहाँ पर लेके आ जाओ इस बार कोई न्यूक्लियोफाइल को, और यहाँ पर अटैकिंग करवाते हैं। देखो कैसे करोगा, ये न्यूक्लियोफाइल है, इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, तो यहाँ पर किसको ट्रांसफर करेगा? जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी। तो ऑलरेडी सबको मालूम है ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज और यहाँ पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज होगी। इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, तो ये जो आपके पास नेगेटिव चार्ज है, ये जो इसके पास लोन पेयर है, ये अपना लोन पेयर यहाँ शिफ्ट कर देगा, और जैसे ही ये इसको दे देगा अपना लोन पेयर, तो देखो यहाँ ध्यान से, ये दो लोन पेयर रख के यहाँ पर एक नया बॉन्ड जनरेट हो गया। अब नया बॉन्ड जनरेट होगा तो कार्बन तो 5 बॉन्ड बनाएगा नहीं, तो ऑक्सीजन क्या कर लेगा, अपने दो लोन पेयर को लेके अपने इस तरीके से अलग हो जाएगा। तो ये कंपाउंड के ऊपर पहले से कोई चार्ज तो था नहीं, लेकिन एक अटैकिंग रीजेंट के प्रेजेंस में इस कंपाउंड्स के ऊपर क्या हो गया, चार्ज क्रिएट हो गया। तो बोल सकते हैं कि ये जो चीजें आपको हो रही है, ये चीजें क्या, इसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स क्या किया जा रहा है, इसमें दूसरे मॉलिक्यूल से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को रखी जा रही है। मतलब ये क्या कर रहा है, पाई इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ शिफ्ट कर रहा है। पाई इलेक्ट्रॉन ना बोलोगे तो लोन पेयर को बोलोगे, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ शिफ्ट कर रहा है। तो जब भी इलेक्ट्रॉन पेयर इस मॉलिक्यूल की तरफ जाएगी, तो उस समय हम लोग बोलेंगे माइनस आई इफेक्ट है, क्योंकि ये दूसरे से इलेक्ट्रॉन को ले रहा है, विथड्रॉ कर रहा है। ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर उसको डोनेट कर रहा है, तो वो वहां से इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो प्लस ई इफेक्ट, माइनस ई इफेक्ट, ये दोनों चीजें आनी चाहिए। और ये भी याद रखना पड़ेगा कि एक टेम्पोररी इफेक्ट है। इस तरीके से आपके पास जीओसी के अंदर मेन जो भी चीजें पहचाननी होती है, रिएक्शंस के पहले ये सब सारी बातें हमें जाननी होती है। ये आपका पूरा हुआ इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, और इस तरीके से जीओसी के अंदर मेन टॉपिक आपका हो गया कंप्लीट। अब देखो इसके बाद हम लोग देखते हैं इसमें
एक और कंपाउंड इसमें आता है क्या बोलते हैं इसको, आइसोमेरिज्म। चलो हम नया टॉपिक एक सीखेंगे, आइसोमेरिज्म क्या होती है और आइसोमेरिज्म कैसे कैसे अप्लाई कर रहे होते हैं और इसके लिए क्या क्या कंडीशन चाहिए होगी हम लोग को। और ये सब चीजें सीखने के बाद हम लोग क्या करेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर रिएक्शन पढ़ेंगे। तो चलो सीखते हैं आइसोमेरिज्म क्या है। सबसे पहला टर्म तो आइसोमेरिज्म जो हमारे पास होती है इसमें हम लोग बोलते हैं आइसो प्लस मर। आइसो का मतलब क्या होता है, आइसो का मतलब इक्वल होता है, मर का मतलब होता है पार्ट्स, इक्वल पार्ट्स। तो ऐसे बोलिए कि टू और मोर डिफरेंट कंपाउंड्स विथ हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला आर कॉल्ड आइसोमर। जिसके पास मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा वो आपके पास एक आइसोमर होंगे, ठीक है। और इस फेनोमेनन को बोलते हैं आइसोमेरिज्म। आइसोमर्स देख लेते हैं। जैसे सपोज करो कि आपके पास C2H6O एक कंपाउंड है और इस कंपाउंड ये मॉलिक्यूलर जो फार्मूला है तो हम बोल सकते हैं कि ये दो कंपाउंड्स के मॉलिक्यूलर फार्मूला है। एक तो आपके पास CH3CH2OH, एक तो ये अल्कोहल का है और आप बोल सकते हो कि यही फार्मूला सेम ईथर के लिए भी लिख सकते हैं। तो इसकी भी मॉलिक्यूलर फार्मूला यही है, इसकी भी मॉलिक्यूलर फार्मूला यही है। अल्कोहल के लिए भी सेम लिख रहे हो, ईथर के लिए भी एक ही फार्मूला लिख रहे हो, तो इसका मतलब क्या है, ये दोनों आपस में कंपाउंड किस तरीके के हैं, तो ये आइसोमर्स कहलाएंगे। अब टाइप्स ऑफ आइसोमर कौन से टाइप्स के होंगे, सिंस यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप में डिफरेंस दिख रहा है तो ये फंक्शनल आइसोमर्स होते हैं। तो पहले बता रहे हैं कि आइसोमर्स होते क्या हैं, फिर इनके टाइप्स क्या हैं, उसको डिफाइन करते हैं हम लोग। आइसोमर्स तो क्या होता है आप लोग जानते हैं, जिसकी सेम मॉलिक्यूलर यानी कि टू बोल सकते हो या मोर बोल सकते हो, टू और मोर कंपाउंड विथ सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। जिसकी मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो वो कंपाउंड टू भी हो सकते हैं, मोर देन टू भी हो सकते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स भी होती है आपके पास आइसोमर होने के लिए क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए। देखिए कुछ कंडीशन है जो कि आपको याद रखना पड़ेगा, नहीं तो पता कैसे चलेगा कि इस कंपाउंड के अंदर आइसोमर एग्जिस्ट भी होगा या नहीं। आपके पास अगर दो फार्मूला है, आपको चेक करना है कि दोनों आइसोमर है या नहीं है, तो आप चेक कर सकते हैं दोनों का मॉलिक्यूलर मास सेम होना चाहिए, सेम मॉलिक्यूलर मास। अगर मॉलिक्यूलर मास सेम होगा दोनों का तभी जाके आइसोमर एग्जिस्ट होगा, पहली बात। दूसरा फार्मूला, दूसरी बात सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, वो तो डेफिनेशन में ही है। थर्ड कंडीशन, थर्ड कंडीशन किसका, जनरल जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होना चाहिए वो भी सेम होना चाहिए, सेम जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला। फोर्थ आपके पास है सेम इंपेरिकल फार्मूला, तो उसका इंपेरिकल फार्मूला भी सेम होना चाहिए। पांचवा सेम वेपर डेंसिटी, वेपर डेंसिटी सेम होनी चाहिए, ध्यान रखना। अगर कहोगे वेपर डेंसिटी का मतलब, तो वेपर डेंसिटी आपको बता चुके हैं फर्स्ट वाले सब बेसिक कंसेप्ट के अंदर, वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू द मोलिकुलर मास बटे में 2। मॉलिक्यूलर मास सेम है, 2 से डिवाइड करोगे तो वेपर डेंसिटी भी सेम ही आएगी। फिर क्या देखो लास्ट में, एटलीस्ट वन प्रॉपर्टी फिजिकल और केमिकल्स डिफरेंट होनी चाहिए, एटलीस्ट वन प्रॉपर्टीज, कम से कम उसमें एक प्रॉपर्टी तो ऐसी होनी जरूरी है, चाहे वो फिजिकल हो या फिर केमिकल हो, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक प्रॉपर्टी ऐसी जरूर होनी चाहिए कि डिफरेंस क्रिएट करे दोनों के अंदर। अगर नहीं लोगे तो फिर तो सेम ही हो जाएगा फिर दोनों कंपाउंड, तो इसलिए कम से कम एक प्रॉपर्टी ऐसी इसमें एग्जिस्ट होनी चाहिए। चलो अब बढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ आइसोमर। आइसोमर्स के क्या क्या क्लासिफिकेशन। आइसोमर टू टाइप्स होते हैं, एक आपके पास होता है स्ट्रक्चरल, सेकंड आपके पास है स्टेरियो। स्टेरियो को हम लोग स्पेस आइसोमर भी बोलते हैं। पहले देख लो स्ट्रक्चरल के टाइप्स में कौन कौन से। स्ट्रक्चरल्स के अंदर आपके पास आते हैं टोटल आइसोमर, जिसमें हम लोग फर्स्ट पढ़ते हैं चैन आइसोमर। चैन आइसोमर के बाद लोगे तो उसको कहते हैं पोजिशनल आइसोमर। पोजिशनल की अगर बात दीजिएगा तो फंक्शनल आइसोमर। फंक्शनल के बाद अगर देखोगे तो एक रिंग आइसोमर भी होता है, रिंग चैन आइसोमर। रिंग चैन के बाद देखिएगा तो एक मेटामर्स होता है। मेटामर्स के बाद देखोगे लास्ट में तो एक टॉटोमर्स भी होता है।
1 2 3 4 5 6 हो गए। आपके पास टोटल आइसोमेरिज्म इसी तरीके से दिखाई पड़ेगी। एक चैन में भी क्रिएट कर सकते हैं, पोजिशनल, फंक्शनल्स, ये सब के अंदर। तो आओ चेक करते हैं सबसे पहले स्ट्रक्चर, उसके बाद इसको कंप्लीट करने के बाद फिर स्टेरियो बात करेंगे। स्ट्रक्चरल आइसोमर क्या होता है? तो स्ट्रक्चरल्स के अंदर वही है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, डिफरेंट स्ट्रक्चर होंगे तो आपके पास स्ट्रक्चरल आइसोमर बन जाएंगे, जिसमें सबसे पहले आता है चैन आइसोमर। देखो चैन आइसोमर किसको कहेंगे हम लोग? तो दो स्ट्रक्चरल आइसोमर इन विच नंबर ऑफ कार्बन एटम इन पेरेंट चेन वेरी आर टर्म्ड एज आइसोमर बट फंक्शनल ग्रुप शुड बी शिफ्ट। याद रखिएगा, नंबर ऑफ कार्बन चैन तो वेरी करनी चाहिए, बट फंक्शनल ग्रुप चेंज नहीं होना चाहिए। फंक्शनल जो ग्रुप है सेम होना चाहिए। आप कुछ भी कर लीजिए, फंक्शनल ग्रुप को आपको नहीं चेंज कर सकते। उस तरह के आइसोमर्स को बोलते हैं चैन आइसोमर्स। एग्जाम्पल, चैन आइसोमर की क्या एग्जाम्पल ले सकते हैं? तो स्टार्टिंग की होती है ब्यूटेन से। ब्यूटेन के अंदर कितने चैन आइसोमर बना सकते हैं? ब्यूटेन के पहले फॉर्मूला लिख ले रहे हैं, C4H10। एक तो आप चाहोगे तो चारों कार्बन को एक लाइन में रख दो, एक तो इसको नॉर्मल पोजीशन कहते हैं C4H10। आपको क्या कर रहा है, कार्बन चैन वेरीज करनी चाहिए, हम एक कार्बन को उठा के यहाँ पुट कर दे रहे हैं। ये बस दो कंडीशन बनेंगे। तो याद रखना कि ब्यूटेन में आपके पास सिर्फ और सिर्फ दो ही चैन आइसोमर बना सकते हैं, बस इससे ज्यादा इसके अंदर केसेस नहीं बन पाएंगे। फिर एक क्वेश्चन मेरा, क्वेश्चन हमारा ये, हाउ मेनी, आपसे पूछा जा सकता है कि हाउ मेनी मिनिमम कार्बन एटम, हाउ मेनी मिनिमम कार्बन एटम नीडेड इन एल्केन 1 टू शो चैन आइसोमर। चलो आंसर थोड़ा सोच समझ के दीजिएगा। आपके पास एल्केन है, एल्केन को अगर आप चाहते हैं कि चैन आइसोमर बने तो उसके लिए मिनिमम कार्बन एटम कितने होने चाहिए? 4। वेरी गुड। अगर एल्केन हटाकर हम एल्कीन डाल दे तो एक मिनट रुको, आपको कुछ हम दिखा रहे हैं। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। आपको बताया गया है कार्बन एटम आप वेरीज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर है तो आप इसको चेंज, इसके पोजीशन को चेंज नहीं करोगे, नहीं तो फिर वो पोजिशनल आइसोमर बन जाएगा। तो यहाँ पर तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है। आप कार्बन एटम को यहाँ रखोगे तो वो तो फिर वही से काउंट हो जाएगा, 3 में तो ये पॉसिबल ही नहीं है। क्या इसमें कार्बन को वेरीज, देखो फंक्शनल ग्रुप चेंज नहीं होना चाहिए, वन पोजीशन पर है, वन पोजीशन पर रहेगा हमेशा। तो क्या इसमें और भी आइसोमर बना सकते हैं इसके? इसको उठा के इधर पुट करो, देखो दिखा यस मैम। CH3 और इसको आप यहाँ शिफ्ट कर दीजिए। कार्बन आप वेरीज कर सकते हैं, फंक्शनल ग्रुप 1 नंबर पे है, वो चेंज नहीं होगा सिर्फ। तो यहाँ पर डाल देंगे CH3 और ये डबल बॉन्ड CH2। तो ये आपके पास बन जाएंगे। मतलब मिनिमम अगर एल्किन्स के अंदर भी पूछे कि हाउ मेनी कार्बन एटम नीडेड टू फॉर्म चैन आइसोमर, तो आपको यहाँ पर भी 4 ही आंसर होना चाहिए, 4 से कम में नहीं बन सकता है। अब अगर एल्काइन केस अगर दे दें यहाँ पे, तो उसका भी चेक कर लेते हैं। डायरेक्ट आपको हम 4 पे चेक करा रहे हैं क्योंकि 3 का तो कोई सवाल ही नहीं है।
ये फंक्शनल ग्रुप 1 ही पेयर है। आप बताओ तो इसके अंदर बना सकते हैं। इसका अगर चैन आइसोमर होगा तो इसका दूसरा बोलिए आइसोमर का नाम क्या होगा? अगर किसी के दिमाग में ये भी आ रहा है तो उसको भी हम लिख दे रहे हैं। लेकिन ये चैन मैम इसका आइसोमर, तो पोजीशन चेंज हो गया। हाँ ये चैन आइसोमर नहीं होगा, वही हम बता रहे थे आपको। क्या इसको जी हम मैम। ला के यहाँ शिफ्ट तो नहीं कर सकते हम, क्योंकि यहाँ पर लाओगे तो 5 बॉन्ड तो ये बनाएगा नहीं। तो एक लाइन में कहा जाए कि नहीं, 4 के लिए नहीं हो सकता, नॉट पॉसिबल। 5 के लिए क्या इसमें चैन आइसोमर बन सकता है? यस मैम। तो आप इसको उठा के यहाँ शिफ्ट कर सकते हैं। तो एक मिनिमम, इसका मतलब है याद रखना हमेशा कि एल्काइन में अगर आपसे पूछा जाए कि मिनिमम कार्बन एटम कितने होंगे चैन आइसोमर शो करने के लिए, तो वो 5 से नीचे नहीं जा सकता ये। एल्केन एल्किन एल्काइंस हो गया। अब अगर मान लो कि क्वेश्चन अगर आपको ये दे दिया जाए CH3 CH2 CH2 और 1 2 3 4 एक और ले रहे हैं CH2 OH, ये ब्यूटेनॉल है और हमें मालूम करना है कि इसके अंदर कितने चेन आइसोमर बनेंगे। ध्यान रखिएगा चेन आइसोमर बोल रहे हो, फंक्शनल ग्रुप चेंज नहीं होना चाहिए आपके पास, और ना ही फंक्शनल ग्रुप के पोजीशन चेंज हो सकते हैं। तो देखो तो इसमें चेन आइसोमर कितने बन सकते हैं? मैम 2। 2, इसको यहां डाल दिया जाए। ओके, 2 के अलावा और नहीं बन सकता, चेक करो तो एक बार। इसको यहाँ शिफ्ट कर दिए। नहीं, अगर आप इसमें और भी अगर कोशिश कीजिएगा तो अब इसको चेंज करना पड़ जाएगा आपको। तो बस इसमें चैन आइसोमर अगर बोल दिया तो फिर आगे नहीं। इसमें कितने आइसोमर बन सकते हैं वो अलग क्वेश्चन हो गया। चैन आइसोमर, इसके बाद आप कुछ भी बनाओगे, अगर इसको यहाँ पर भी शिफ्ट करोगे तो इसके अंदर आप फंक्शनल ग्रुप को फिर चेंज कर दीजिएगा पोजीशन उसका। तो फंक्शनल ग्रुप के पोजीशन को कभी चेंज ही नहीं करना है, इसको हमेशा 1 पे ही चाहिए ये। तो बाकी आप कुछ भी करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप इसको अगर यहाँ पर भी रखेंगे तो 1 2 3 ही हम काउंट करेंगे, फिर तो वही हो जाएगा ऊपर वाला है। तो टोटल जो चैन आइसोमर बनेंगे आपके पास वो 2 ही बन पाएंगे। चैन हो गया हमारा कंप्लीट। उसके बाद देखो पोजीशन आइसोमर। देखिए टोटल पोजीशन आइसोमर्स कितने बना सकते हैं लोग। पहले पोजीशन आइसोमर्स होते क्या है इसको पहले अच्छे से समझिएगा। दोज आइसोमर इन विच द पोजीशन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप और साइड चेन और मल्टीपल बॉन्ड्स। इसमें पोजीशन में क्या क्या काउंट करते हैं, क्योंकि कुछ कुछ आइसोमर आपको ना बिल्कुल लगेंगे सेम होंगे, आगे पढ़ोगे मेटामर्स जो कि आपको लगता है कि वही काम कर रहे होते हैं। तो इसलिए डेफिनेशन पर बिल्कुल फोकस कीजिएगा क्या क्या इसमें कहा जाता है। सबसे पहले बता रहे हैं फंक्शनल ग्रुप चेंज पोजीशन किसका होना चाहिए? एक तो फंक्शनल ग्रुप का होना चाहिए। दूसरी बात, आप साइड चेन के भी पोजीशन को चेंज कर सकते हैं। फिर मल्टीपल बॉन्ड्स, आप मल्टीपल बॉन्ड के पोजीशन को भी वेरीज करवा सकते हो। ऑन द आइडेंटिकल पेरेंट चेन आर रिलेटेड एज पोजीशन आइसोमर। ध्यान रहे कि आपके पास पेरेंट चेन हमेशा आइडेंटिकल्स होने चाहिए, वो चेंज नहीं होगा। अगर आपके पास पेरेंट में अगर 4 कार्बन एटम है तो 4 ही कार्बन होने चाहिए, वो कभी भी कंडीशन में 4 से कम नहीं होनी चाहिए। अगर कम हो जाएंगे तो फिर वो पोजीशन आइसोमर नहीं होगा। जैसे एग्जांपल देखकर क्लियर करवा दे इस चीज को। हमेशा याद रखना कि यहाँ पर पेरेंट चेन शुड बी इक्वल इन लेंथ, ये हमेशा याद रखना होगा। जो आपके पास पेरेंट चेन है वो शुड बी इक्वल इन लेंथ, लेंथ में इक्वल होनी चाहिए। दूसरी बात, आपके पास जो फंक्शनल ग्रुप है
शुड बी सेम इन द पोजीशन आइसोमर। फंक्शनल ग्रुप को भी चेंज नहीं करना है। अब ये नहीं कि आप अल्कोहल से उसको कुछ और नहीं चेंज कर सकते हैं, फंक्शनल ग्रुप को भी चेंज नहीं करना है। जैसे जो फंक्शनल ग्रुप है वही फंक्शनल ग्रुप रहे, बस आप पोजीशन को चेंज कर सकते हैं सिर्फ। ना पेरेंट चेन की लेंथ को चेंज करना है, ना फंक्शनल ग्रुप को चेंज करना है। फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन को चेंज कर सकते हो, फंक्शनल ग्रुप नहीं चेंज कर सकते हो। जैसे देखो एग्जांपल, CH3 CH2 CH2 OH, ये प्रोपेनॉल हो गया। इसके अंदर मुझे पोजीशन आइसोमर बनाना है और पेरेंट चेन में कार्बन को भी कम नहीं करना है। तो इस OH के पोजीशन को कहाँ चेंज कर सकते हैं? हम सेकंड कार्बन में। बस, और आप कहीं नहीं कर सकते। उसके बाद फिर यहाँ करोगे तो फिर से वही हो जाएगा। तो इसके अंदर सिर्फ 2 ही पोजिशनल आइसोमर बन सकते हैं टोटल। लेकिन अगर क्वेश्चन में पूछा जाता अगर हमसे कि इसमें चैन को देख लिया जाए, अगर पोजिशनल को देख लिया जाए, तो इसमें चैन आइसोमर भी हम लोग बनाए थे। चैन आइसोमर भी इसमें एक बना था और एक पोजिशनल भी बन गया। इसके अंदर 3 टोटल मिल गया आपके पास आइसोमर। और अगर देखो यहाँ पे ध्यान से और क्वेश्चंस, आपके पास अगर CH3 है, CH2 है, CH2 CH ऊपर में CH3 फिर CH3, अगर इसके अंदर मुझे पोजिशनल आइसोमर अगर तैयार करना है इसका है, तो 1 2 3, क्योंकि 1 2 3 4 5 5 से तो इसको कभी चेंज करना ही नहीं आपको है। तो इसके अंदर आप 3 पोजीशन पर भी सिर्फ लगा सकते हैं। तो यही आपके पास फाइनली हो जाएगा। लेकिन जब क्वेश्चन के अंदर पूरा पूछ दिया जाए कि इसके अंदर कितने चैन एंड पोजीशन बना सकते हैं, तो आपको वहां पे काउंट करना पड़ेगा। चैन भी देखोगे और पोजीशन भी देखोगे, टोटल मिलाकर जो आएगा आपका वो आंसर अलग हो जाएगा। तो वो उसको अलग फाइंड करना, यहाँ पर चेक करो। इसको 3 तरीके से करवा सकते हैं पोजीशन के अंदर। अब देखिए एक और क्वेश्चन दिखा। सपोज करो कि मेरे पास यहाँ पर मिथाइल ग्रुप है, फिर एक आपके पास मिथाइल ग्रुप यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। इसको हम लोग ऑर्थोजाइलिन बोलते हैं, इसको बोलते हैं मेटाजाइलिन, और ये पैराजाइलिन। और ये किस तरह के आइसोमर्स होंगे? तो देखिए सबके अंदर तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सबको सेम ही दिख रहा होगा। आपके पास 2 साइड चेन है, उसका बस पोजीशन में डिफरेंस है। ऑर्थो पर है, मेटा पर है, इसके रिस्पेक्ट में ये पैरा पर है। तो ये जो एग्जांपल हो जाएंगे आपके पास वो पोजिशनल आइसोमर के एग्जांपल्स होते हैं। और एक और एग्जांपल दिखा दे रहे हैं पोजिशनल के, जिसमें डबल बॉन्ड्स भी लगते रहे। CH2 आपके पास हो जाएंगे और CH डबल बॉन्ड CH2, एक कंडीशन ये। और इसमें आप चाहेंगे तो चारों तो होना चाहिए आपके पास पैरेंट चेन में, एक आप यहाँ बीच में भी डाल सकते हैं। ये चीज तो ये हो गया आपके पास पोजिशनल आइसोमर्स। चलो नेक्स्ट क्लास में आगे हम लोग करेंगे। पोजिशनल के बाद आपके पास फंक्शंस होंगे, मेटा मैम भी होंगे। अल्केन का पोजीशन आइसोमर तो नहीं बन सकता? एल्केन के अंदर बन नहीं सकता, अभी तो बना सकते हैं। जी मैम। उसमें जैसे कि मान लो सिर्फ एल्केन के अंदर एक ही लाइन में जो लिखा जाए, उसके तो ब्रांचिंग के अंदर कहेंगे तो बना सकते हैं। जी मैम। जैसे कि इस तरीके से तो हो जाएगा ना, अगर ब्रांच अगर उसके अंदर रहेगा तो। लेकिन है तो आखिर ये एल्केन के अंदर ही हर जगह सिंगल बॉन्ड है, तो एल्केन के अंदर ही बन सकते हैं। लेकिन वो ब्रांचिंग फॉर्म होने चाहिए। नॉर्मल वाले अगर होंगे तो नॉर्मल वाले तो हमेशा पेरेंट को सेम ही रखना है, तो वहां पे तो पोजीशन नहीं बन सकते फिर। यस मैम।